So students, let's start with today's new topic. Biomolecules में हमने carbohydrates किया, proteins किया, and we have done lipids. Today we are with the next new topic, that is nucleic acids. आप सब काफी फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो आरएनए और डीएनए दोनों ही आ जाते हैं इसमें, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में डीएनए की अरेंजमेंट रहती है। सो न्यूक्लिक एसिड्स कंबाइंस बोथ आरएनए एंड डीएनए व्हिच सर्व एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। So acids are basically the naturally occurring chemical compounds, and they are basically the DNA and the RNA, and they play a special role because they help in the synthesis of proteins. मेनली न्यूक्लिक एसिड्स का रोल क्या रहता है कि वो प्रोटीन्स बना सके, क्योंकि जब हमने प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर किया था तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट नियर अबाउट 12% टू द सेल कंटेंट, ठीक है। सो हम अक्सर सुनते भी हैं कि प्रोटीनेशियस डाइट हमें लेनी चाहिए। सो प्रोटीन्स का कंट्रीब्यूशन काफी रहता है। सो उन्हीं प्रोटीन्स की सिंथेसिस करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स नीडेड है वो आपके डीएनए और आरएनए ही है, ठीक है। सो डीएनए से क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं, आगे जाके प्रोटीन्स बनाते हैं राइबोसोम्स की हेल्प से। And that's why they are very much important and play a special role in directing protein synthesis. और अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, अगर उनकी मेन टू क्लासेस की बात करें तो उसमें डीएनए और आरएनए ही आता है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो चाहे न्यूक्लिक एसिड्स ही हैं, डीएनए और आरएनए, ये भी किसी ना किसी चीज के बने हुए हैं। डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, काफी बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है। अगर हम डीएनए की लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो मून तक स्प्रेड हो सकती है। यस, इतने सारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस इसमें प्रेजेंट हैं। इट कैन स्प्रेड अप टू द मून, उससे भी बियॉन्ड। सो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से कंपैक्शन हुई हुई है डीएनए के हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, कि वो हमारा सेल बॉडी में इतने छोटे से सेल के अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में डीएनए लोकेटेड है। सो किस तरह से उसकी अरेंजमेंट हुई हुई है, जस्ट इमेजिन। हालांकि इतना बड़ा डीएनए है, और ये डीएनए जो है वो बेस पेयर्स के बने हुए हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। सो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना, वो न्यूक्लिक एसिड्स के क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट्स मिलके क्या बनाती हैं, डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन करेंगे, एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए एंड आरएनए आ जाता है, और वो किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के। तो इंफॉर्मेशन है जो सेल की वो उन्हीं में ही होती है, न्यूक्लिक एसिड्स में ही होगी। डीएनए आपको पता ही है, आपने अक्सर सुना भी होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्ट, ठीक है ना। सो ये इसलिए होता है क्योंकि सबका अपना अपना डीएनए होता है, अपना अपना जेनेटिक मटेरियल है। हमारा बॉडी का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स एंड जीनोम है, जिसकी वजह से हमारी आउटर अपीयरेंस भी इफेक्ट होती है, वो एक्चुअली में क्या है, डीएनए ही है, ठीक है। सो वो एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम्स में भी पार्ट लेते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सेल कंटेंट में फॉर्मेशन रहती है या कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है वो नियर अबाउट 2% रहती है। सो अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो बेसिकली कंपाउंड्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के, ठीक है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इनमें प्रेजेंट है। सो कोई भी जो मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड का वो तीन छोटे आगे सब मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है। जैसे एक तो फॉस्फोरिक एसिड जरूरी है, phosphate and OH combines and form the phosphate bonds, phosphoric acid। कोई भी पेंटोज शुगर, 5 कार्बन पेंटोज शुगर, चाहे वो डिऑक्सीराइबोज हो चाहे वो राइबोज हो, डिपेंड करेगा कि आरएनए है या डीएनए है। और एक नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेस पेयर्स हों और सभी आपस में कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड्स के लिए जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं उनके लिए तीन स्ट्रक्चर हैं ही हैं, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, देन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेसिस, एंड पेंटोस शुगर, 5 कार्बन और पेंटोस शुगर। और हमने ये शुगर्स वाले मॉलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है, पेंटोसिस, ट्राइओसिस, हेक्सोसिस, वी हैव रेड अबाउट इट। सो वो शुगर इनमें प्रेजेंट होनी चाहिए। सो ये तीन ऐसे मतलब डिफरेंट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि
न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं. सो न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ इंस्टेंट phosphoric acid and molecules of the nitrogen bases pentose sugar. न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स के भी मतलब न्यूक्लियोसाइड्स वो होंगे जिनमें फास्फोरस और खाली शुगर कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा. सो फॉस्फोरिक एसिड की अगर हम बात करें जिसे हम H3PO4 बोलते हैं, ये एक बायोलॉजिकली क्या है, इसका अगर हम केमिकल फॉर्मूला H3PO4 है एंड बायोलॉजिकली इसे हम फॉस्फेट ग्रुप भी कहते हैं. ठीक है, अगर हमें डीएनए की कभी टेस्टिंग करनी हो ना, जब डीएनए की फॉर्मेशन भी हुई थी, आइडेंटिफिकेशन भी हुई थी, तभी वो इसी आधार में हुई थी कि जिस मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था देन इट वाज कंसीडर्ड दैट इट इज डीएनए. क्योंकि डीएनए की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है, पी प्रेजेंट रहेगा. आपने केमिस्ट्री में सुना ही होगा फॉस्फोरस एलिमेंट. सो ये फॉस्फेट ग्रुप बना देता है H3PO4. और फॉस्फेट ही एक तरह से बैकबोन है डीएनए मॉलिक्यूल का, क्योंकि ये बॉन्ड्स बनाएगा ना. शुगर और जितने भी न्यूक्लियोटाइड बेसिस है उनके बीच में बॉन्ड बनाता है. सो जो हमारा डीएनए का जो मॉलिक्यूल जो ठहरा हुआ है स्ट्रक्चर है उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वी हैव. सो वो उसकी वजह से ही ठहरा हुआ है. सो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में ये डीएसोशिएट हो जाता है और हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है. तो न्यूक्लियोटाइड्स के पास 1, 2 या 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हो सकते हैं. शुगर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, जैसे हमने भी बात की कि पेंटोज शुगर या 5 कार्बन वाली शुगर, ठीक है, सो वो मस्ट है. तो शुगर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड की कैसी रहेगी, अगर राइबोज शुगर प्रेजेंट है, आरएनए है अगर, तो C5H10 एंड O5. और अगर डिऑक्सी राइबोज है तो C5H10 और O4, एक O इसमें मिसिंग होता है, दैट्स व्हाई इट इज डीऑक्सी राइबोज. सो ये आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डीऑक्सीराइबोज क्या है, राइबोज क्या है. सो दोनों ही शुगर्स जो हैं वो एक पेंटागन स्टेट में होती है, या आप इसे फ्यूरानोज कह सकते हैं या पेंटागन स्टेट कह सकती हैं, जिसमें जो 4 कार्बन हैं और एक ऑक्सीजन एटम जो है वो मतलब एक तरह से ऐसे अटैच्ड रहेगा. सो राइबोज मॉलिक्यूल जो है वो डिऑक्सीराइबोज मॉलिक्यूल से कैसे डिफर करता है कि उसके पास एक OH नहीं होता. ठीक है, सेकेंड कार्बन में उसके पास क्या होगा, एक OH नहीं होगा. मतलब इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन इट डजंट हैव दैट हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH. वहां पे खाली H प्रेजेंट रहेगा और कार्बन नंबर 2 में. देन वी हैव नाइट्रोजन बेस मॉलिक्यूल्स. नाइट्रोजन बेस मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑर्गेनिक न्यूक्लियोटाइड्स के जो ऑर्गेनिक बेस हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जिन्हें हम पिरामिडीन्स एंड प्यूरीन्स कहते हैं. ठीक है, जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं मॉलिक्यूल्स के, वो या तो प्यूरीन्स हैं या तो पिरामिडीन्स हैं, दोनों हो सकती हैं. ठीक है, सो अगर वो पिरामिडीन्स और प्यूरिन्स जो हैं वो एक फ्लैट हिटेरियो साइकिल है. आपको पता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, जैसे बेंजीन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम हिटेरियो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं. So they have that pyrimidine heterocyclic structures or heterocyclic compounds having nitrogenous compounds, and they have that carbon in that ring. वहां पे क्या रहेगा, एक रिंग प्रेजेंट रहेगी. पिरामिडीन्स और प्यूरिन्स में क्या रहेगा कि फ्लैट सा स्ट्रक्चर रहेगा, हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर कंपाउंड्स, और उनकी वहां पे रिंग स्ट्रक्चर में रिंग शेप स्ट्रक्चर होगा, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है. हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी पढ़ते हैं कि किस तरह से उनका स्ट्रक्चर रहता है. अगर हम इंपॉर्टेंट पिरामिडीन्स की बात करें तो वहाँ पे थायमिन प्रेजेंट रहेगी, साइटोसिन होगी और यूरासिल होगी. और कुछ इंपॉर्टेंट प्यूरिन्स भी होंगे लाइक एडेनिन एंड गुआनिन. अगर हम इनकी बेस लेटर्स की बात करें तो हम इन्हें इनके फर्स्ट फर्स्ट लेटर से डिनोट करते हैं. जैसे कि अगर एडेनिन होगा तो A, साइटोसिन होगा तो C, यूरासिल होगा तो U, और इस तरह से थायमिन होगा T. ये थायमिन जो है वो आपके सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट रहेगी. ठीक है, थायमिन इज प्रेजेंट इज ओनली इन डीएनए. एंड जो राइबोज है जैसे आरएनए है उसमें यू यूरासिल प्रेजेंट रहती है. सो ये डिफरेंस है आरएनए और डीएनए के बीच में, कि बाकी साइटोसिन और एडेनिन ग्वानिन सेम रहेंगे. थायमिन और यूरासिल का एक्सचेंज रहता है. यूरासिल इज इन आरएनए यानी कि राइबोज शुगर, एंड थायमिन इज इन डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज शुगर. तो इनको हम AGTUC इन लेटर से डिनोट करते हैं. सो न्यूक्लियोटाइड की जितनी भी लिंकिंग है वो बेसिकली जितने भी जैसे नाइट्रोजन बेसिस मॉलिक्यूल्स हैं और शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड है. नाइट्रोजन बेसिस मॉलिक्यूल
और शुगर मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये हमने पढ़ा भी था कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। और ये एक तरह से क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। मतलब अगर न्यूक्लियोटाइड होगा तो शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट दोनों प्रेजेंट रहेंगे। और अगर न्यूक्लियोसाइड की हम बात करें, यहाँ पे एस आता है, वहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। दे डोंट हैव दैट फॉस्फेट ग्रुप। और एक जो न्यूक्लियोसाइड है वो राइबोस शुगर के साथ अगर कंबाइन होगा तो उसे हम राइबो न्यूक्लियोसाइड कहेंगे या राइबोसाइड कहेंगे। वो जो अगर वो डीएनए के शुगर के साथ यानी कि डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ कंबाइन होगा, उससे हमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड या डीऑक्सीराइबोसाइड कहेंगे या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे वेरियस न्यूक्लियोसाइड्स हैं, लाइक एडिनोसिन, ठीक है, इसमें एडेनिन और राइबोस रहेगा। डीऑक्सी एडेनिन साइन, डीएनए और डीऑक्सीराइबोस रहेगा। ग्वानोसाइन है, ग्वानिन एंड राइबोस शुगर रहेगी। देन उसके बाद वी हैव दैट साइटिडीन है, तो साइटिडीन के साइटोसिन और राइबोज है। डीऑक्सीसाइटिडीन है, साइटोसिन एंड डीऑक्सीराइबोज है। मतलब जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वैसे ही शुगर उसे कंबाइन करेगी और वैसे ही शुगर उसे बनाएगी। डीऑक्सीथाइमिडीन की बात करें तो उसमें थाइमिन एंड डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है। और यूराडीन की बात करें तो यूरासिल एंड राइबोज है। मतलब जो शुगर वहां पे अगर राइबोज के साथ यूरासिल कंबाइन कर रहा है तो वो यूराडीन बन जाएगी। और अगर थाइमिन जो कि डीएनए में प्रेजेंट है वो प्रेजेंट रहेगी तो डीऑक्सीथाइमिडीन थाइमिन एंड डीऑक्सीराइबोज में कंबाइन हो जाएगी। सो न्यूक्लियोसाइड कंबाइंस विद द फॉस्फेट ग्रुप एट 5 पोजीशन। जितने भी न्यूक्लियोसाइड हैं फिर बाद में ये फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप के साथ फिफ्थ पोजीशन पे कंबाइन करते हैं एक एस्टर बॉन्ड से। और एक एस्टर बॉन्ड बनती है जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं या न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वैसे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट भी होता है, ठीक है। सो न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें इट विल फॉर्म दैट न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड हैविंग राइबोस शुगर इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोटाइड या फिर इसे हम राइबोटाइड कहेंगे। वैसे ही ऊपर जैसे हमने पढ़ा था राइबोसाइड, ठीक है ना, राइबोन्यूक्लियोसाइड, वैसे ही राइबोटाइड, ऐसे ही ये भी है। एंड ए न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस शुगर इज टर्म्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड या सिंपल डीऑक्सीराइबोटाइड। सो दो तरह की सीरीज है न्यूक्लियोटाइड्स की, एक तो होगी राइबोस शुगर के साथ और दूसरी होगी डीऑक्सीराइबोस के साथ। और जो जो प्रेजेंट रहेगी वैसा वैसा स्ट्रक्चर बनता जाएगा। अगर एडेनिन और डीऑक्सीराइबोस तो यू नो इट, ठीक है। एडेनिन और अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है तो वो क्या आपकी बन जाएगी डीऑक्सी एडिनोसाइन, ठीक है। सो इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। और हर एक सीरीज के अपने अपने 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यूरासिल जो है वो राइबोस के लिए ही काम करती है क्योंकि यूरासिल में राइबोस न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा। और थाइमिन जो है वो डीऑक्सीराइबोस में प्रेजेंट रहेगी यानी कि डीएनए में प्रेजेंट रहेगी। बहुत सारे अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें जैसे एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, या फिर इसको आप सिंपली भी ऐसे मतलब कह सकते हैं जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स की जो फॉर्मेशन है, ठीक है। आप जैसे राइबो न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड आप इनको ऐसे भी बोल सकते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें, अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की फंक्शंस की बात करें तो 4 मेजर फंक्शंस हैं। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं पॉलीमराइजेशन के साथ। बहुत सारे पॉलीमर्स यहाँ पे काम करेंगे और पॉलीमराइजेशन होगी। और अगर हम राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो वो क्या करते हैं आरएनए बनाएंगे। और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो डीएनए बनाएंगे। सो न्यूक्लियोटाइड्स की अपना अपना मतलब योगदान रहता है आरएनए एंड डीएनए में। और अगर हम एनर्जी कैरियर्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करते हैं एक या दो से ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ। और फिर उसके बाद क्या बनाते हैं एनर्जी कैरियर्स बनाते हैं जैसे एटीपी, एडीपी। अगर हम एएमपी की बात करें तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट होगा, एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। उसके बाद एडीपी में क्या आ जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, दो ग्रुप आ जाएंगे। तो जब तीसरा आएगा एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तीसरा भी आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होते हैं एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप्स काम करते हैं। एंड देन क्या फॉर्मेशन होती है एएमपी, एडीपी और एटीपी की। एटीपी आपको पता है एनर्जी कैरियर है, हमारी बॉडी में एक तरह से एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है। बॉडी में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज होती है। देन फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करते हैं बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ ताकि वो कोएंजाइम्स बना सके।
जैसे NAD, NADP, FMN, FAD, ठीक है, कोएंजाइम एसिटाइल। तो ये सब कैसे काम करते हैं, ये इस एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स में काम करेंगे, एनर्जी कैरियर्स की तरह काम करेंगे। कोएंजाइम्स एंड एंजाइम्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एंजाइम्स और कोएंजाइम्स कैसे काम करती हैं, या उनका क्या स्ट्रक्चर रहता है। ये जब हम साइकिल्स पढ़ेंगे ना, उसमें हमें पता चलेगा। देन वी हैव रेगुलेटरी केमिकल्स, वो केमिकल्स जो रेगुलेशन में हेल्प करेंगे, रेगुलेट करेंगे। जैसे साइक्लिक AMP है, एडिनोसाइन 3,5 मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या करेगा कि जितने भी सेलुलर फंक्शंस है ना, एज ए रेगुलेटरी केमिकल्स की तरह काम करेगा, उन्हें रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो तो ये आपकी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड कार्बन में क्या है कि O नहीं प्रेजेंट है। You can see न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें, दे आर जायंट मॉलिक्यूल्स, काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, और इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर वेट भी काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। जैसे DNA की बात करें, इट हैज़ अ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। और न्यूक्लिक एसिड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, और ये न्यूक्लियस के अंदर ही आपको मिलेंगे। दैट्स वाई दे आर नाउन एज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन, हमारा जितना भी जेनेटिक कंपोजिशन है, हमारी बॉडी में जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं, वो सारे आपके न्यूक्लिक एसिड्स में, यानी कि DNA और RNA की फॉर्म में स्टोर रहते हैं, ठीक है। सो दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। मेनली बॉडी में क्या रहता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो सके। प्रोटीन्स कैसे फॉर्म हो रही हैं बॉडी में, बिकॉज प्रोटीन्स फॉर्म दैट 12% कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेल। दैट्स वाई हमें कहा जाता है कि प्रोटीनिशियस डाइट लें, ठीक है। सो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में मेनली इनका योगदान रहता है। एंड दे डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ द सेल। सेल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, कौन सा मॉलिक्यूल को कितना सिंथेसाइज करके कहाँ पे प्रोपेगेट करवाना है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दैट। अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, देन वी हैव राइबो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA, एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA। और डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, DNA जो है, वो आपका जेनेटिक मटेरियल है। और बहुत सारे यूकैरियोट्स में इट इज़ अ बेसिक अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स, एंड फॉर्म द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द हेरिडिटरी इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। इन कुछ वायरसेस में क्या होगा, कुछ वायरसेस जो हैं, जैसे कि टबैको मोज़ेक वायरस, जो वायरस टबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उसमें RNA प्रेजेंट रहेगा आपका। देयर विल प्रेजेंट दैट RNA, एंड दैट RNA विल फॉर्म द स्ट्रक्चर्स। TMV वायरस जो है, वो आपके RNA, TMV वायरस में RNA प्रेजेंट रहेगा, एंड दैट विल कोड फॉर दैट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में नियरली क्या रहता है कि DNA जो होता है वो साइटोप्लाज्म में रहेगा। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। बट जैसे हमारा केस है, वी आर इन यूकैरियोट्स, वी हैव द वेरी स्पेशलाइज्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है हमारे न्यूक्लियस के अराउंड। And our DNA content, our chromosomes are enclosed in the highly advanced type of nucleus, क्योंकि nuclear membrane present है, nuclear pore present है। So DNA in eukaryotes is very also largely confined to the nucleus, whereas in prokaryotic cells जो DNA है वो near about आपके cytoplasm में इस तरह से बिखरा present रहेगा, and it has very fewer genes and few proteins। हमारे में काफ़ी ज़्यादा हिस्टोन प्रोटीन्स रहती हैं जो हमारे DNA को परफेक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, हाउ द DNA इज पैक्ड इन अवर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इसीलिए हमारे DNA को मेनली हम न्यूक्लियर DNA भी कहते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। बाकी केसेस में क्या रहता है कि साइटोप्लाज्म में रहता है, दैट इज नाउन एज साइटोप्लाज्मिक DNA। एंड DNA इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। 1:1 की रेशियो में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं। एंड हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करती हैं कि DNA की पैकेजिंग में हेल्प करती हैं। एज यू ऑल नो कि हमारा DNA की लेंथ इतनी है कि मून तक लेंथ चली जाए। सो यू कैन इमेजिन हाउ द DNA इज पैक्ड inside such a small cell, and then on chromosomes इस तरह से पैकिंग हुई है, and it is only possible with that histone proteins। इनकी पैकेजिंग इतनी ज़बरदस्त और एडवांस्ड है कि DNA जो है टोटली रैप हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। एंड प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं, DNP।
कुछ डीएनए का हिस्सा ऐसा होता है, ऑलमोस्ट न्यूक्लियर डीएनए मतलब न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है। कुछ डीएनए का हिस्सा ऐसा होगा या कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो हमारी ना सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट रह सकता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यू ऑल नो, पावर हाउस ऑफ द सेल। सारी की सारी एनर्जी जो हम यूज करते हैं एटीपी की फॉर्म में, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। पूरा दिन जो हम काम करते हैं, वेदर इट इज फिजिकल और इट इज दिमाग का काम हो चाहे फिजिकल काम हो, जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। दैट इज नाउन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और उसके पास अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और कुछ हद तक प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हैं, प्लांट्स में जो क्लोरोफिल कंटेनिंग जो जितने भी पिगमेंट्स हैं क्लोरोप्लास्ट में, उसमें कुछ डीएनए प्रेजेंट रहता है एंड दैट इज नाउन एज क्लोरोप्लास्ट डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिस्पेक्टिवली। सो वो उनमें प्रेजेंट रहेगा कुछ अमाउंट एंड दे विल कंट्रीब्यूट इट टू अकॉर्डिंग देयर, वो अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दिखाएंगे। सो इस ऐसे डीएनए को हम बोलते हैं ऑर्गेनेलर डीएनए और एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए बिकॉज इट इज नॉट कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट। बाकी ये है कि डीएनए इज द लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, सबसे बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है ऑर्गेनिजम्स का। अब तक हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, सबसे लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल में आता है डीएनए। एंड एज यू आर कन्फाइंड विद इट्स स्ट्रक्चर, आपने अगर कभी डीएनए का स्ट्रक्चर देखा हो, इट हैज़ ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ना, डबल स्टैंडर्ड है एंड हेलिकल स्ट्रक्चर है एंड लॉन्ग चेन्स जिसमें कि आपके जितने भी न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो अटैच रहते हैं एंड दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स, जो क्या करते हैं कि उन्हें एक तरह से बैकबोन प्रोवाइड करते हैं। डीएनए स्थिर किस तरह है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। सो वो स्टैंड किस तरह हो रहा है, वो उसे फॉस्फेट ग्रुप उसे बैकबोन प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर कॉइल्ड ट्विस्टेड वन इनटू वन। आपको पता ही है जैसे रस्सी का स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरह डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है एंड इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड इट शोज पोलैरिटी। ठीक है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्रेजेंस में हम रखते हैं तो डीएनए क्या करता है, इट शोज पोलैरिटी। इट इज राइट हैंडेड, तब भी हमने ग्लूकोज डी, डी स्टैंड्स फॉर द डेक्सट्रोज, दैट इज राइट हैंडेड स्ट्रक्चर एंड इट इज अ हेलिकल मीन स्पाइरल हुआ है। सो and it has that deoxyribose sugar with it, adenine, thymine, cytosine, and guanosine that forms at the base pairs. Both are near about 3 into 10 to raise power 9 billion of base pairs are present. That's why it is heavy loaded macromolecule. So it was about DNA. Next comes to the RNA. RNA की आपको फुल फॉर्म पता ही है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहता है कि आरएनए प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सो होल ऑफ द आरएनए जो होगा वो साइटोप्लाज्म में रहेगा बिकॉज देयर इज नॉट प्रेजेंट कन्फाइंड न्यूक्लियस और एडवांस्ड न्यूक्लियस। सो यूकैरियोटिक सेल में जो आर यूकैरियोटिक सेल में भी आरएनए एग्जिस्ट करता है बट वो भी साइटोप्लाज्म में होगा। और वो क्यों होगा, ताकि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बन सके बिकॉज प्रोटीन्स आर मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर सेल। दैट्स वाई वी आर ऑलवेज रिकमेंडेड कि प्रोटीनिशियस डाइट खानी चाहिए। ठीक है, दे कॉन्ट्रीब्यूट 12% टू अवर सेल कंटेंट। सबसे ज्यादा पानी के बाद अगर जो चीज हमारी बॉडी में ज्यादा जरूरी है दैट इज प्रोटीन। सो ये हम पढ़ चुके हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। एंड यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में रहेगा और उसके बाद कुछ अमाउंट जो है, कुछ मतलब नियर बाय, वो इसकी न्यूक्लियस में रहेगी। ठीक है, एंड क्योंकि ये राइबोसोम्स की प्रेजेंस में रहेगा, ठीक है, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। और अगर ये यूकैरियोट्स में है तो जैसे हमारे में ये न्यूक्लियोलस में हो सकता है लिटिल बिट, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प हो सके और थोड़ा बहुत न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर या फिर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत मतलब ईज प्रोवाइड हो सके। सो अमाउंट जो है आरएनए की वो वेरी करेगी कि किस टाइप के टिश्यू में आरएनए का मतलब कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एंड आरएनए वाज द फर्स्ट इवॉल्व्ड जेनेटिक मटेरियल। जब डीएनए नहीं था तो पहले आरएनए की ही एवोल्यूशन हुई थी, उसके बाद डीएनए की फॉर्मेशन आई है। As since we all have evolved from the simple organisms to now the most complex and advanced organisms। और आरएनए जो है वो एक सिंगल चेन है राइबोन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, इट इज नॉट डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लाइक डीएनए, इट इज ओनली सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। और राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स जो हैं वो आगे फर्दर 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं एज सेम एज डीएनए, बट वहाँ पे बस शुगर में फर्क आ जाएगा। इसकी राइबोज शुगर रहेगी
और डीएनए की डीऑक्सीराइबोज शुगर रहेगी। एंड फॉस्फेट ग्रुप दोनों में प्रेजेंट हैं और नाइट्रोजनस बेसिस दोनों में ही प्रेजेंट हैं। नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन्स भी हो सकती हैं, पिरामिडीन्स भी हो सकती हैं। अगर प्यूरिन्स हैं तो एडेनिन और ग्वानिन है, पिरामिडीन्स हैं, साइटोसिन है और यूरेसिल है। बट ये बात याद रखने वाली है कि अगर आरएनए है तो उसमें यूरेसिल यू प्रेजेंट रहेगी, और अगर डीएनए है तो उसमें थायमिन टी प्रेजेंट रहेगी। और वी डिनोट इट विद द लेटर्स लाइक ए यू सी जी। सो ये सब आरएनए में भी इसी सीक्वेंस में काम करती हैं और इस तरह से एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है। सो आरएनए की अगर हम टाइप्स की बात करें, सो आरएनए की टाइप्स में क्या है कि 3 टाइप के आरएनए हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए will transfer the message from the messenger RNA to the cell। और जो राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोम्स और जितने भी हमारे मैसेंजर आरएनए हैं उनके साथ मिलकर प्रोटीन्स बनाने की कोशिश करेगा। एंड जो मैसेंजर आरएनए है वो मैसेज कैरी करता है न्यूक्लियस से मैसेज कैरी करके राइबोसोम्स के पास लेके जाएगा साइटोप्लाज्म में, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। एंड ट्रांसफर आरएनए उसे ऐड करता जाएगा वन बाय वन, और राइबोसोमल आरएनए मिलके फिर आगे प्रोटीन्स बनाएगा। So they have very specialized functions and all these three forms contribute to their structures। सबसे ज़्यादा योगदान राइबोसोमल आरएनए का रहेगा, क्योंकि राइबोसोम ज़्यादा प्रोटीन फैक्ट्रीज, और ट्रांसफर आरएनए का थोड़ा योगदान कम रहेगा। एंड मैसेंजर आरएनए contributes near about only 5%। देन वी हैव द फंक्शंस ऑफ द आरएनए, कि आरएनए के क्या क्या फंक्शंस हैं। हमने इतना पढ़ा आरएनए के बारे में। आरएनए प्लेज मल्टीपल रोल्स इन सेल्स, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तीनों के तीनों टाइप्स के आरएनए जो हैं उनका अपना अपना रोल है। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल ऑफ सर्टेन वायरसेस। कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट रहता है। जैसे कि अगर हम टीएमवी की बात करें, टोबैको मोजेक वायरस, जो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उसमें क्या रहता है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहता है, ठीक है। So RNA primer is very much essential for starting replication of DNA। DNA जब replicate करता है, DNA से DNA की कॉपी बनेगी, that is known as replication। उसमें RNA primer की जरूरत पड़ेगी हमें, ताकि replication शुरू हो सके। और जो राइबोसोमल आरएनए है, जैसे आरआरएनए है, वो एक राइबोसोम्स का कंपोनेंट है, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। ट्रांसफर आरएनए मैसेज ट्रांसफर करेगा, एंड मैसेंजर आरएनए डीएनए से मैसेज लेके जाएगा राइबोसोम्स के पास कि प्रोटीन सिंथेसिस अब शुरू करो। जब बॉडी में प्रोटीन्स की एक्टिव साइट हो जाएगी, मीन्स की इनिशिएट हो जाएगी, अब प्रोटीन चाहिए बॉडी को, तब उनकी फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी। फंक्शंस ऑफ डीएनए, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है ऑलमोस्ट इन ऑल द यूकैरियोट्स, ठीक है। ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही प्रेजेंट है, कुछ ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के, लाइक वायरसेस। इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। और हमारा जितना भी हेरिडिटी का प्रोसेस रहता है फ्रॉम अवर पेरेंट्स टू द यंग वंस, माता पिता से जो भी फीचर्स अडॉप्ट करते हैं, समटाइम्स वी सी द अवर फेस रिजेंबल्स टू अवर फादर। कई बार हमारी शक्ल हमारे पापा से ज़्यादा मिलती है, मदर से ज़्यादा मिलती है। सो ऑल दिस करेक्टर्स, जीन्स, हेरिडिटी वी कैरी फ्रॉम अवर पेरेंट्स। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए, बिकॉज डीएनए क्या करता है, एक एक कॉपी प्रिजर्व करके रखता है, ताकि आगे जो जनरेशन आएगी उस टाइम पे हम ये कॉपी ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। एंड इट अकर्स एट द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्शन। दिस इज अचीव्ड थ्रू इट्स यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, बिकॉज इसकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी है डीएनए के पास, दैट इज रेप्लिकेट्स, अपनी कॉपी बनाता है। और सेल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ग्रो डिवाइड करने में हेल्प करेगा, ताकि प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो सके। एक टाइम सेल अपना काम कर रहा है, फिर एक टाइम पे सेल ऐसा आता है कि इट गेट्स एज्ड, ठीक है, उसको अपनी मेंटेन भी करनी है। उसके बाद सेल डाई हो जाता है, फिर न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है, फिर उनमें डिवीजन करनी होती है, उनमें हर एक सेल में न्यूक्लियस भेजना होता है, और हर एक सेल में डीएनए किस तरह से जाएगा। सो इट रेप्लिकेट्स। बॉडी में जितनी भी फंक्शनिंग होती है, अल्टीमेटली उनको कौन कंट्रोल करता है, डीएनए ही कंट्रोल करता है, ठीक है। सो जो डीएनए है वो आरएनए भी बनाता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। डीएनए से आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। एंड बेसिकली सबसे बड़ा काम जो है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द एवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हाउ वी इवॉल्व, स्पीशीज इवॉल्व कैसी हुई हैं,
और किस तरह से मैन गॉट एवोल्यूशन, ठीक है, हम लोगों किस तरह से इस मतलब प्लेस में आए हैं, अर्थ में हम कैसे आए हैं, एवोल्यूशन कैसे हुआ है, फ्रॉम ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से आज इतने मल्टी सेलुलर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैसे आए हैं। सो ये सब डीएनए की वजह से ही पॉसिबल है, और बहुत सारे चेंजेस आए हैं, म्यूटेशंस आए हैं जीन्स में, जिनकी वजह से आज इतनी एवोल्यूशन हुई है। सो इट ऑल कॉरेस्पॉन्ड्स टू द डीएनए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर न्यूक्लिक एसिड्स। कल हम फिर से एक नए टॉपिक पे आएंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।